नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? बायोलॉजी बाय डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में लेसन 1 का जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम आप सभी को यह बताया गया था कि जीवों में जनन क्यों और कैसे होता है, जीवों में जनन अनिवार्य क्यों है, यह आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया। तो आज हम लोग पार्ट 2 में इसी लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है। तो जनन दोस्तों, अगर बात करें प्रकार की, तो जनन जो होता है, जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, डिफिनीशन हम लोग पढ़ लिए हैं। डिफिनीशन मैंने बताया था कि जनन जो होता है, जनन मतलब होता है निर्माण, और अपने जैसे जीव का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों हेडिंग आप लोग बनाते चलिए, साथ साथ आप लोग जो है नोट भी करते चलिए। जनन के प्रकार यानी कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों, जनन जो भी जीव जनन करते हैं, समस्त जीव जनन करते हैं। जैसे कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो सब आकार की और संरचना के आधार पर जनन को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया। यानी कि जंतु जो होते हैं जनन मुख्यतः 2 प्रकार से करते हैं। यानी कि जनन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो वो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दोस्तों दूसरा जो होता है वह होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। जंतुओं में अगर मुख्यतः की बात करें तो जनन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन है, पहले हम एक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग एक ही जनन को समझेंगे। तो जनन क्या है? जनन मतलब मैंने आपको बताया था, पहले हम लोग अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं, पहले अलैंगिक जनन को ही पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन मतलब यानी कि अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल, जिसमें केवल ए मतलब एक, जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता हो। किसके लिए? जनन के लिए। जिसमें केवल एक ही जनक जनन के लिए भाग लेता है वह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें केवल एक ही जनक या ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जीव ऐसे होते हैं, भाई बहुत सारे जीव हैं इस पृथ्वी पर जो एक कोशिकीय जीव हैं, जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, जैसे अमीबा हो गए, तो प्रोटोजोआ में जो मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं, जो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, प्रोटोजोआ में रखे गए हैं, ये समस्त जीव जो एक कोशिकीय होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। वो कौन सा जनन करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है उच्च श्रेणी के जंतुओं में नहीं पाया जाता। जैसे उच्च श्रेणी के जंतु, कशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतुओं में यह अलैंगिक जनन की क्रिया नहीं पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? हाँ, उच्च श्रेणी के पादप में अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है।
लेकिन वो भी किस रूप में? कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में पाई जाती है। तो पहले तो हम लोग अलैंगिक जनन की परिभाषा, दोस्तों बस एक ही लाइन में याद रखना है, एक ही लाइन में इसको याद रखना है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछा गया अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि जिस जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस जनन के द्वारा, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है, जो संतति उत्पन्न होता है, वह अपने जनक से आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होता है। संरचना में भी कैसा होता है? समान होता है, हूबहू, यानी कि अपने जनक के जैसा ही होता है। अब समान क्यों होता है, इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। समान कैसे हो जाते हैं, यानी कि अपने जनक से भिन्न तनिक भी नहीं होते, थोड़ा सा भी भिन्न नहीं होते, ये क्यों नहीं होते हैं, इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे आगे। तो पहले हम लोग अलैंगिक जनन की परिभाषा को लिख लेते हैं। तो दोस्तों शुरू कर दीजिए लिखना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन, ऐसा जनन, ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जनक मतलब पिता, यानी कि जिनसे बनते हैं, ठीक है, फादर। एक ही जनक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, तो उस जनन को, तो उस जनन को, जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं, कहते हैं जी दोस्तों। तो उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस जनन के द्वारा, और इस जनन के द्वारा, जनन के द्वारा उत्पन्न संतति, उत्पन्न संतति, संतति मतलब यानी कि छोटा सा जीव, यानी कि बच्चा, उत्पन्न संतति अपने जनक से, अपने जनक से आकार की, आकार की और आनुवंशिक रूप, आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होता है, समान होता है। यानी कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, तो उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि किसी दो जनक की आवश्यकता नहीं है, दो जीवों की आवश्यकता ना हो, सिर्फ एक ही जनक, एक ही जीव, यानी कि एक नए जीवों का क्या कर ले दोस्तों? निर्माण कर ले, तो उस जनन को क्या कहा जाए? अलैंगिक जनन कहा जाए। तो जो एक ही जनक के द्वारा बनता है, जो जीव एक ही जनक से निर्मित होता है, वह जीव अपने जनक से हूबहू क्या होता है? समान होता है। किस रूप में समान होता है? वो आनुवंशिक और आकार की दोनों रूपों में कैसा होता है? समान होता है। ये आनुवंशिक रूप से और आकार की रूप से अपने जनक से समान होते हैं। तो ये समान होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन दोस्तों, अलैंगिक जनन ये सिर्फ निम्न स्तर के जीवों में ही यह जनन पाया जाता है। यानी कि एक कोशिकीय जीवों में ये अलैंगिक जनन पाया जाता है। बट जो होता है उच्च स्तर के जीवों में, जैसे चाहे वो कशेरुकी हो, चाहे वो अकशेरुकी हो, जो भी उच्च स्तरीय यानी कि जीव कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में ये
अलैंगिक जनन की क्रिया नहीं पाई जाती है, और ना तो इनमें युग्मक का संलयन नहीं होता, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता इस जनन में, यानी कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, संलयन नहीं होता है। संलयन मतलब ये एक दूसरे से मिलते नहीं है, संलयन नहीं होता है। अर्थात इनमें ना संलयन, युग्मक का संलयन कहां से हो, क्योंकि इनमें युग्मक का निर्माण ही नहीं होता। जब इसमें युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो संलयन कहां से होगा, तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। और ये अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है, ये सिर्फ निम्न स्तरीय जंतुओं में ही पाया जाता है। कुछ पादप होते हैं जो उच्च स्तर के होते हैं, उच्च स्तरीय यानी कि पादपों में ये अलैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन उस जनन को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जब हम लोग उसको पढ़ेंगे पौधों में, जब हम अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे तब हम लोग कायिक जनन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे स्पष्ट रूप से। अभी तो हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में। अच्छा, अब एक बात ये भी उठती है इसमें, अभी बताया गया कि ये जो जनन होते हैं और इस जनन के द्वारा उत्पन्न संतति यानी कि जीव अपने जनक से आकार की और आनुवांशिक रूप से समान होता है। ऐसा क्यों होता है, अब इसका चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहां पर एक अमीबा है, और अमीबा ये कैसा जीव है ये जानते हैं आप सभी। अमीबा ये जो होता है एक कोशिकी जीव है, यानी कि एक कोश की जीव। मैंने अभी बताया कि एक कोश की जीव में ही अलैंगिक जनन होता है। अब ये एक कोश की जीव है, अभी ये जब ये परिपक्व होगी यानी कि मात्र कोशिका में बदलेगी, यानी कि जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, जनन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, तो इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में आप सभी को पता है, केंद्रक में ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होते हैं। तो केंद्रक जो होता है ये बाद में जब ये एडल्ट होता है ना, केंद्रक इसमें विभाजित होते हैं। क्योंकि भाई साहब इसमें ना अलैंगिक जनन में जो विभाजन होता है कोशिकाओं का वो हमेशा समसूत्री विभाजन ही होता है। समसूत्री मतलब समान ही गुणसूत्र लेकर के ये बाहर निकलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन इनमें नहीं होता है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। ये जनन के दौरान समसूत्री विभाजन करते हैं। तो इनका जो ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक यहां पे इस तरीके की संरचना में बदल जाता है, और ये एक केंद्रक से कितना केंद्रक बना लेता है, दो केंद्रक। तो ये केंद्रक के अंदर क्या था, यहां पे इसमें क्या था, डीएनए था, इसमें क्या था, डीएनए था, और डीएनए के पास ही क्या होती है, आनुवांशिक सूचना होती है। डीएनए के पास ही क्या होती है, आनुवांशिक सूचना होती है। और ये देख लीजिए, अब यही जो केंद्रक है ये विभाजित हो रहा है, यहां कितने भाग में, दो भाग में विभाजित हो गया। तो आधा डीएनए इस तरफ है, आधा डीएनए इस तरफ है, तो ये आधा आधा केंद्रक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब केंद्रक इसमें विभाजित हो जाता है, फिर इसके बाद इनका पूरा कोशिका द्रव्य ही क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, यानी कि तब इनका ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, ये ऐसे संरचना में बदल जाते हैं दोस्तों। अब इसमें एक केंद्रक और इसमें एक केंद्रक, इसमें एक केंद्रक हुआ और इसमें एक केंद्रक हुआ। अब ये दोनों क्या है, यहां पे ये पूरे साइटोप्लाज्म को यानी कि कोशिका द्रव्य को विभाजित कर लेते हैं। अब यहां पर ये जब दोनों विभाजित कर लिए तो कितना बना लिए, दो बना लिए। कितना बना लिए, दो बना लिए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं जानते हैं, संतति कोशिकाएं, यानी कि संतति कोशिकाएं या संतति जीव, ये बन के तैयार हो गई। अब बात करते हैं ये अपने जनक से भिन्न क्यों नहीं हुई। जनक कौन था, जनक ये थे, जनक ये भाई साहब थे, यहां ऊपर जो दिखाया गया ये जनक हैं। जनक मतलब इन्हीं से तो बन रहे ना ये दोनों संतति, इसलिए ये क्या है, ये जनक हैं। तो जनक मतलब जिनसे जो निर्मित होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। अब देखिए, अब इनका जो केंद्रक था, ये केंद्रक पहले क्या हुआ, विभाजित हुआ,
यहाँ कितने भाग में, 2 भाग में। तो केंद्रक में क्या था, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ था, आनुवांशिक पदार्थ भी साथ साथ क्या हुआ, डिवाइडेड हुआ। और इनके पास कैसी सूचना होती है, इनके पास आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं कि यानी कि शरीर को किस तरीके से बनाना है। तो ये डीएनए जो था ये किसका था, इन्हीं जनक भाई साहब का था यहाँ पे। अब ये दोनों बट गए तो आधा यहाँ पे इन्हीं भाई साहब का डीएनए है, इसमें इन्हीं भाई साहब का। तो शरीर कैसे बनेगा, इन्हीं के जैसा बनेगा ना, क्योंकि सूचना सारी किनकी है, इन्हीं जनक के भाई साहब की है। तो जब इन्हीं का पूरा डीएनए यहाँ पर है तो बताइए शरीर भी तो इन्हीं के जैसा बनेगा ना। अगर अलग होता, अलग यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होते तो ये अलग क्या बन जाता, अलग संतति बनता, इनसे भिन्न हो जाता, इन भाई साहब से भिन्न हो जाता। लेकिन इनसे क्या हो रहा है, भिन्न नहीं हो रहा, क्योंकि जो चीजें इनके पास थी वही चीजें इनके पास भी है। साधारण भाषा में ये अपने ही शरीर को 2 भाग में विभाजित कर दे रहे हैं, जिससे एक नई संतति कोशिका का, एक नई संतति जीव का क्या हो रहा है, निर्माण हो जा रहा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ नोट पॉइंट चीजें, हाँ अभी आपको बताया गया था नोट पॉइंट चीजें, इनकी ना नेचुरल डेथ नहीं होती, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मरते कि पता लगा कि ये एक संतति को बना दे तो ये मर गए। ये मर कहां रहे हैं, ये तो अपने भाग को तोड़ करके 2 भाग में यानी कि विभक्त हो जा रहे हैं। अपने पूरे शरीर को 2 भागों में विभाजित करके, तोड़ करके यहां 2 संतति जीव का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भाई साहब की मृत्यु नहीं हो रही है। हालांकि इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है अर्थात अमीबा की, वो 2 भाग में विभाजित होकर के नए संतति जीव का निर्माण करती है। इसलिए ये जो होते हैं अमर, यानी कि अमर होते हैं, ये प्राकृतिक इनकी मृत्यु नहीं होती है। जैसे हम लोगों की प्राकृतिक मृत्यु है, हम लोग अभी एक संतति निर्मित करेंगे, जो संतति निर्मित कर दी है, लेकिन हमारी औसतन आयु क्या होती है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, धीरे 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 हम क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ये तो अपने बॉडीज को 2 भाग में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो समानता थी, इसलिए थी समानता इनमें क्योंकि इनका जो जनक था, जनक का शरीर ही 2 भाग, बराबर भाग में विभाजित हो रहा था, और इनका डीएनए भी, आनुवंशिक पदार्थ भी 2 बराबर भाग में विभाजित होकर के इन दोनों संतति जीवों में पहुंच रहा था। इसलिए ये जनक से थोड़ा भी भिन्न नहीं होते। किस रूप में, यानी कि इस जनन में उत्पन्न संतति जीव अपने जनक से आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होता है, और इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मक तो बने ही नहीं, इसमें तो भाई साहब ने अपने शरीर को 2 भाग में तोड़ दिया, इसमें तो इन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में तोड़ दिया। तो ये बताइए इसमें युग्मक संलयन की आवश्यकता कहां है, नहीं है ना। फिर इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग, देखिएगा डिफिनेशन की एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीटेड करते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, तो उस जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। और इस जनन के द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक से आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होता है, और इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, युग्मक का संलयन भी नहीं होता, और ना तो इसमें निषेचन की क्रिया होती है। और यह अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है, यह एक कोशिकी जीवों में पाया जाता है, या निम्न स्तरीय के जंतुओं में पाया जाता है। उच्च स्तरीय जंतुओं, उच्च स्तरीय के जंतुओं में जैसे जो अकशेरुकी जंतु है, जो है कशेरुकी जंतु है, उनमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लेकिन उच्च स्तरीय के कुछ पादपों में यह अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसे कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं लैंगिक जनन की। स्क्रीनशॉट। जी दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे जनन के दूसरे प्रकार के बारे में, जिन्हें हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसे कहा जाता है सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। देखिए आसान भाषा में डिफिनेशन कहा जा सकता है, जिसे ना अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन याद हो गया, जिसे समझ में आ गया वो लैंगिक जनन को चुटकियों में बदल सकता है, परिभाषा उसकी बना सकता है। अब ये बात उठती है कैसे बनाया जाए, तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। और इस जनन के द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक से भिन्न होता है, अलग होता है। अब ये भिन्न क्यों होता है, इसे भी हम लोग समझेंगे कि ये अपने जनक से भिन्न क्यों हो जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत, दो जनक मत कहिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। दो जनक नहीं, दो जनक तो नर और नर मिल करके, मेल मिल करके एक जीव बना ले तो बताइए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हमको बोलना है दो विपरीत मतलब एक मेल रहे तो दूसरा फीमेल रहे, एक मेल और दूसरा फीमेल, तभी यानी कि लैंगिक जनन संभव है, अन्यथा लैंगिक जनन संभव नहीं है। अगर ये कहा जाए कि मादा से लैंगिक जनन हो जाए तो ये असंभव है, नर से हो जाए तो ये भी असंभव है। इसलिए डिफिनेशन में कहा जाएगा कि ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता हो, विपरीत जनकों की, ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, तो उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और इस जनन के द्वारा उत्पन्न जीव, और इस जनन के द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक से भिन्न होता है, अपने जनक से भिन्न होता है। ठीक है, अपने जनक से भिन्न होता है, यानी कि कहा गया ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि एक नए जीव को बनाने के लिए, तो उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। और इस जनन के द्वारा, इस रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक से समान होता है, भिन्न होता है। अब ये भिन्न क्यों होता है? अब इसमें जो होती है दोस्तों लैंगिक जनन में, इसमें युग्मकों का संलयन भी होता है। क्योंकि युग्मक का संलयन इसलिए होता है क्योंकि इसमें युग्मक जनन की क्रिया होती है। जब हम लोग लैंगिक जनन की प्रावस्था के बारे में, जब इनके इवेंट्स के बारे में, जब इनकी घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब हम लोग ये जानेंगे कि लैंगिक जनन की कितनी इवेंट्स होती हैं, कितनी घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो ये जानेंगे कि लैंगिक जनन में युग्मक जनन होता है, यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है, नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, और इसमें जब जिसमें युग्मक बनेगा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, यानी कि नर युग्मक, मादा युग्मक, ये जो बनेंगे तो इनका संलयन भी होगा, ये एक दूसरे से मिलेंगे भी, तो इनमें निषेचन भी होगा, तो निषेचन भी होना तय होता है। तो लैंगिक जनन में निषेचन की भी क्रिया होती है, यानी कि निषेचन भी होता है।
ठीक है। और ये लैंगिक जनन जो होता है ना, ये जो होता है बहुकोशिकीय जीव यानी कि उच्च स्तरीय जंतुओं में पाया जाता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में गाय, भैंस, भेड़ जो है, बकरी, बिल्ली, कुत्ते, इन सभी में जो होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इनमें ना, जिनमें दो जनक की आवश्यकता हो गई, जिसमें एक जीव को बनाने के लिए, एक जीव को पैदा करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। एक नर की आवश्यकता पड़े, एक मादा की। जैसे मानव में यानी कि सिर्फ नर ही अगर चाहे तो नर ही एक नए जीव को नहीं बना सकता, और जो है मादा अगर अकेले चाहे तो एक नए जीव को नहीं बना सकती। जब दोनों में यानी कि निषेचन होगा, दोनों में जब यानी कि मैथुन क्रियाएं होंगी, जब दोनों में संभोग होगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया सफल होगी, तब जाकर के क्या बनेगा, एक संतति बनेगा, एक नया जीव बनेगा। तो ऐसे में ही कहा गया कि ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, तो उस जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और इस जनन के द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक से भिन्न होता है। और इसमें आप लोग ये भी नोट पॉइंट कर लीजिएगा, यानी कि पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा कि जिसमें इस जनन में निषेचन की क्रिया होती है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। और यह जनन बहुकोशिकी और उच्च स्तर के जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब हम लोग ये समझते हैं कि इसमें कहा गया कि इस जनन के द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक से भिन्न होता है, तो क्यों, यानी कि भिन्न क्यों हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने अलैंगिक जनन में पढ़ा था समान होते थे, और हम लोग ये भी जाने कि समान क्यों होते हैं, भाई समान क्यों होते हैं हम लोग पढ़ चुके। अब ये बेचारे भिन्न क्यों हो जाते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भिन्नता यानी कि क्यों होते हैं, ये भिन्न क्यों हो जाते हैं। जैसे इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होगी, तो एक नर होगा और एक मादा होगी। भाई दो विपरीत जनक की आवश्यकता होगी, एक नर एक मादा, तो हमने यहां पर एक नर लिख दिया और एक मादा को लिख दिया। अभी आपको बताया गया कि लैंगिक जनन में इसमें जो होता है दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, और आपको बताया गया कि इसमें युग्मक जनन भी होता है। तो भाई युग्मक जनन जब जिसमें होगा, तो नर में नर युग्मक बनेगा, नर में नर युग्मक बनेगा दोस्तों जी, नर में नर युग्मक बनेगा। यहां पर हमने यहां लिख दिया नर युग्मक, और मादा में मादा युग्मक बनेगा, ठीक है। नर में नर युग्मक बनता है तो मादा में मादा युग्मक बनेगा। लेकिन आपको जब बताया कि जब युग्मक जनन होता है, तो युग्मक जनन जब हो जाता है तो युग्मकों का स्थानांतरण भी होता है, गैमिक ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि मादा युग्मक ये अचल होता है, ये दोस्तों अचल, ये नान मोटाई होते हैं, और ये जो होते हैं ना ये चल होते हैं, ठीक है। तो जो चल रहेगा वही चल करके जाएगा, ये तो अचल है, ये अपने स्थान पर ही रहेगी, और ये चल है तो इसका मतलब ये नर युग्मक मादा के युग्मक के पास जाकर के संलयित होगा। जब संलयित होगा तभी जाकर के निषेचन होगा, जब निषेचन होगा तो जाइगोट यानी युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से एक नया जीव तैयार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि नर युग्मक जो है ये कैसे बना। जब देखिएगा जो नर युग्मक बनता है वो जनन अंग में बनते हैं, वो जो है लैंगिक अंगों में बनते हैं, ठीक है। जनन की कोशिका के द्वारा निर्मित होते हैं। तो नर युग्मक जिस कोशिका से बनते हैं उन कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं, और जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। तो यानी कि नर में अगर बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में जो होता है टोटल जो होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि संख्या में 46 होते हैं। तो नर के पास भी 46 गुणसूत्र होगा। इसकी जनन कोशिका के पास कितनी गुणसूत्र? जनन कोशिका
जनन कोशिका के पास जो है कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र हैं दोस्तों। और वही मादा में भी, मादा के जनन कोशिका के पास भी 46 गुणसूत्र होंगे। जनन कोशिका, जनन कोशिका के पास 46 गुणसूत्र होंगे। तो जो जनन कोशिकाएं होती हैं नर में भी और मादा में भी, दोनों में, ये जनन कोशिकाएं जब युग्मक को बनाती हैं, जब गैमेट को बनाती हैं, ये निर्मित करती हैं, जब यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है, तो ये जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन करके नर युग्मक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? नर युग्मक का निर्माण करती हैं। और वही सेम प्रोसेस मादा के भी अंदर हो रहा है। इनकी भी जनन कोशिकाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन करके मादा युग्मक का निर्माण करती हैं, फीमेल गैमेट का निर्माण करती हैं। अब बात ये उठती है कि जो नर का जो जनन कोशिका है, यदि अगर वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो अर्धसूत्री मतलब आधे गुणसूत्र निकालेगी। एक जो है कोशिका में जो नई कोशिका बनाएगी तो उसमें आधे गुणसूत्र रहेगा। तो नर युग्मक जो बन रहा है इसमें कितना गुणसूत्र है? इसके अंदर ना 23 गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र दोस्तों? 23 गुणसूत्र। इसलिए इसको एक यन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इन्हें हम यन से व्यक्त करते हैं। 23 गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र पर ही ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आपको बता दें कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो जो है वो अनुवांशिक पदार्थ जो होता है गुणसूत्र के रूप में होता है। किसके रूप में? गुणसूत्र के रूप में। तो इसके अंदर जो 23 गुणसूत्र है इसी में इनके अनुवांशिक पदार्थ हैं। किसके अनुवांशिक पदार्थ है? नर के। और सेम प्रोसेस यहाँ पे मादा युग्मक में भी इसमें कितने गुणसूत्र हैं? 23 गुणसूत्र। कितने? 23 गुणसूत्र हैं इसके अंदर भी। और ये भी क्या है? एक यन में। इसे भी एक यन से व्यक्त करते हैं, यानी कि यन से प्रतीक इसका यन से व्यक्त किया जाता है। ये भी। अब बात करें नर युग्मक और मादा युग्मक जब यहाँ पे संलयित होते हैं, यहां पे जब मिलते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब यहां पर संलयित होंगे तो 23 ये लेकर आएगा और 23 ये, यानी कि एक यन इनका एक यन इनका, तो कितना हुआ बताओ? 2 यन हो गया। यानी कि अब ये गुणित हो गए। अब ये क्या हो गया? अभी तक ये अगुणित थे, अभी तक ये भी अगुणित था, अब ये कैसा हो गया? द्विगुणित हो गया, यानी कि 2 यन हो गया। अब इसमें कितना गुणसूत्र हुआ? 46 गुणसूत्र हुआ। 23 गुणसूत्र किसका है? नर का। और 23 गुणसूत्र किसका है? मादा का। 23 मिला के कितना बनाए? 46 बनाए। ठीक है, कितना बनाए? 46 बनाए। अब यहाँ पे जो 46 बना रहे हैं, अब ये जो बन रहा है ना, यहाँ पर जब निषेचन हो गया, यानी कि नर का युग्मक मादा के युग्मक से संलयित हो गया, तो ये बना लेता है, क्या जानते हैं? ये बनाता है युग्मनज। युग्मनज यानी कि जाइगोट बना लेता है। ये जाइगोट बना लेता है। अब ये जाइगोटवा में ये एक कोशिका हो गई। 46 हो गया ना गुणसूत्र। जब 46 हो गई तो ये एक क्या हो गई? ये एक पूर्ण विकसित कोशिका हो गई, यानी कि पूर्ण कोशिका बन गई। ठीक है, अब ये गुणित हो गई, यानी कि अब ये द्विगुणित है, क्योंकि ये 2 यन यानी कि 2 लोगों का गुण आ रहा है, इसमें द्विगुणित हो गई। और इससे जो भ्रूण बनेगा, इनमें कोशिकाएं, अब इनकी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। अब समसूत्री विभाजन करके यहां से यानी कि ये भ्रूण बना लेती हैं, और भ्रूण जो होता है एक संतान में बदल जाता है। धीरे धीरे इनकी कोशिकाएं जैसे जैसे विभाजित होती हैं, वैसे वैसे ढेर सारे अंगों का निर्माण होता है और संतान में बदल जाते हैं। अब बात इसमें उठती है भिन्नता की। अब भिन्नता कैसे हो जाते हैं, यानी कि अपने ही जनक से ये भिन्न क्यों हो जाते हैं? ये जो संतान बन रहा है अपने दोनों जनकों से भिन्न क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यहां पर जो है 23 गुणसूत्र पर नर का डीएनए काम कर रहा है। ठीक है, और इसमें 23 गुणसूत्र पर मादा के डीएनए काम कर रहे हैं। ठीक है, और डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो जो 23 गुणसूत्रों पर नर का डीएनए है, उसके पास आनुवंशिक सूचना नर की है, और इनके पास जो है किसकी है? मादा की है 23 गुणसूत्रों पर। तो दोनों मिल करके अलग अलग आनुवंशिक सूचनाओं पर कार्य करके हमारे यानी कि इस संतति
के अंगों का निर्माण करते हैं, जिससे ये संतान अपने इन दोनों जनकों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी कारण जो होते हैं, अब ये जानते रहिएगा कि नर की जो जनन कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और मादा के भी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो इनका युग्मक होता है वह अगुणित होता है। नर में नर युग्मक, जो नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, यानी कि इसको शुक्राणु कहा जाता है, स्पर्म, और मादा के युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, अंडाणु, ओवम कहा जाता है। अब ये जो होते हैं दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं, और निषेचन करके एक नए संतति को बनाते हैं, और जो संतति बनता है वह अपने जनक से भिन्न हो जाता है। भिन्न क्यों हो जाता है, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग डीएनए होते हैं, अलग अलग जनकों के डीएनए होते हैं, इसलिए दोनों जो है जनक दोनों से क्या संतति अपने जनक से भिन्न हो जाता है। तो आप लोगों को आशा है कि यह जो है आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है दोस्तों अब अगले पार्ट 3 में इसी लेसन के बारे में आगे हम लोग विस्तृत रूप से अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो हमारे जो है चैनल को बायोलॉजी बाय डीके सर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और जो है कमेंट भी करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, और हमारे जो है इस वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद।